नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक चल रहा है डेवलपमेंट बायोलॉजी में। लेक्चर नंबर जो अपना है वो है 40वां 14 नंबर जो लेक्चर अपने चल रहा है अभी। देखिएगा कि प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो अपने इन दोनों की बात कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस और इधर अपना चल रहा था oogenesis। अब देखिएगा कि अपने चार अंतर इनमें चार पढ़ लिए थे। पहला डिफरेंस तो ये था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना जो है वर्षण के अंदर संपन्न होती है, यानी टेस्टिस में संपन्न होती है। वो किस में संपन्न होती है? oogenesis की घटना अंडाशय के अंदर संपन्न होती है। दूसरी घटना हमने पढ़ी थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना जब होती है तो ये जो है जीवन भर चलती रहती है स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना, क्योंकि शुक्राणु निर्माण की क्रिया जो आपको बताया था कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है और उसके अंदर प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है तो उसके बाद से लेकर के बच्चे की यह कह सकते हैं कि जन्म मृत्यु तक चलने वाली कौन सी है घटना, ये कौन सी? स्पर्मेटोजेनेसिस, इनकी रुकती नहीं है। जबकि oogenesis के लिए आपको बताया था कि oogenesis की घटना एक्चुअल में महिलाओं के अंदर जो है जन्म से पहले ही क्या हो जाती है, पूरी हो चुकी होती है, और उसके पश्चात में जो बने हुए जो पुटक हैं वो केवल जन्म लेने के बाद में रज चक्कर के शुरू होने के बाद में अगली अवस्थाओं के अंदर जाते हैं। ये बात अपने कर चुके हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये पड़ा था। तीसरी घटना अपनी ये पड़ी थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर फॉलिकल्स यानी पुटक जैसी कोई घटना नहीं होती, यानी फॉलिकल्स निर्माण की क्रिया नहीं होती। जबकि oogenesis के दौरान हमने पढ़ा कि जब oogenesis के दौरान जब समसूत्री विभाजन होता है तो उस दौरान क्या बनते हैं कि दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है, एक पुटक कोशिका, दूसरी अंडाणुमात्र कोशिका। पुटक कोशिकाएं जो पुटक का निर्माण करती है, अंडाणुमात्र कोशिका जो कि आगे जाके अंडे या सेकेंडरी oocyte का निर्माण करती है। उसके अलावा अपने इसमें बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जितने भी शुक्राणु होते हैं, जितने भी ये कह सकते हैं शुक्राणु मात्र कोशिकाएं होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो सारी की सारी किसमें प्रवेश करती है? आगे ग्रोथ स्टेज के अंदर प्रवेश करती है। और इसके oogenesis के अंदर आपको बताया था कि केवल एक ही oogonia जो है किसमें प्रवेश करती है? वर्धी प्रावस्था में प्रवेश करती है। उसके अलावा जो अपने अगला पॉइंट यदि हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट जो हम बात कर रहे थे कि इसमें वर्धी प्रावस्था में वर्धी प्रावस्था में पित्तक जनन या पित्तक निर्माण लिख देते हैं, पित्तक निर्माण जैसी कोई घटना नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो शुक्राणु है उसको पोषण कौन प्रदान करता है? सर्टोली कोशिकाएं प्रदान करती है। आगे जब वो एपिडाइमस में जाता है तो वहाँ उसको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है? पित्तक निर्माण होता है। यहाँ पर पित्तक निर्माण होता है। ये भी क्या अंतर है? और पित्तक निर्माण क्यों जरूरी है? अब एक बात आपको बताई थी कि शुक्राणु तो केवल क्या करता है कि अपने न्यूक्लियस को केवल अंडे के पास जाकर के निषेचन के दौरान अपने जो केंद्र के उसको अंडे को दे देता है, और आगे का जो परिवर्तन होना होता है या निषेचन की घटना के बाद में जो जाइगोट फॉर्मेशन है, जो oogenesis जैसे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, उसके अंदर सब
क्रियाओं के अंदर अंडे को भाग लेना होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो अंडे को पोषक पदार्थ चाहिए, वो पोषक पदार्थ कौन होता है, पित्तक होता है। इसलिए पित्तक निर्माण की घटना जो अंडे के अंदर तो होती है परंतु शुक्राणु के अंदर नहीं होती है। शुक्रजनन में जो है वृद्धि प्रावस्था को हम बांट नहीं सकते हैं। शुक्रजनन में वृद्धि प्रावस्था बंटी हुई नहीं होती है, बंटी हुई नहीं होती है, नहीं होती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वृद्धि प्रावस्था पित्तक जनन पूर्व अवस्था व पित्तक जनन में बंटी होती है, जनन में बंटी होती है, पित्तक जनन में बंटी होती है। लेकिन पित्तक जनन पूर्व अवस्था और पित्तक जनन में क्या होती है, बंटी होती है। कौन सी अवस्था, oogenesis। और पढ़ा था आपने कि पित्तक जनन यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर शुक्र जनन के अंदर तो क्या ऐसा कोई घटना नहीं होती। ग्रोथ स्टेज के अंदर क्या होता है, केवल जो स्पर्मेटोगोनिया वो अपने अंदर पदार्थों का संचय करती है, उनकी संख्या में वृद्धि करती है। और जबकि यहाँ पर चाहे केंद्र के पदार्थ हो चाहे कोशिका द्रव्य पदार्थ हो, जबकि यहाँ पर क्या होता है कि दो अवस्थाओं में हमने बांटा था, पित्तक जनन पूर्व अवस्था और दूसरी कौन सी है, पित्तक जनन अवस्था। पित्तक जनन पूर्व अवस्था में हमने देखा था कि उसके अंदर केंद्र के पदार्थों में वृद्धि होती है, कोशिका द्रव्यी पदार्थों में वृद्धि होती है, केंद्रिका में वृद्धि होती संख्या में, ऐसा हमने पढ़ा था। क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण है जैसी घटनाएं हैं वो अंडे के अंदर होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि पित्तक जनन अवस्था आती है। पित्तक जनन फिर हमने बात की थी, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से होता है। किसी में लीवर के द्वारा होता है, किसी में फैट सेल्स के द्वारा होता है, किसी में नर्व सेल्स पाई जाती है, जैसे कीटों में हमने पढ़ा था। तो ये दो अवस्थाएं क्या oogenesis के अंदर पाई जाती है, जबकि स्पर्मेटोगोनिया जेनेसिस के अंदर ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, दोनों परिपक्वन विभाजन वर्षण में संपन्न होते हैं। दोनों परिपक्वन विभाजन टेस्टिस में ही संपन्न होते हैं, ही संपन्न होते हैं। यहाँ पर क्या होता है देखिएगा कि दोनों परिपक्वन विभाजन अंडाशय में भी हो सकते हैं, में भी हो सकते हैं, या कुछ जंतुओं में द्वितीयक परिपक्वन विभाजन फैलोपियन ट्यूब में संपन्न हो सकता है, अंडवाहिनी में भी संपन्न हो सकता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस में तो क्या होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड दोनों ही वर्षण से जब शुक्राणु बाहर निकलता है तो उसके अंदर वो परिपक्व होता है, यानी हैप्लॉइड स्टेज के अंदर होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि जो अंडाशय में यूँ कह सकते हैं कि जो ग्राफिन फॉलिकल जब फटता है तो उसके अंदर कुछ जंतुओं के अंदर तो अंडाशय से ओवा बाहर निकलता है, परंतु कुछ जंतुओं के अंदर क्या होता है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो ही निकलती है। और वो सेकेंडरी oocyte फिर क्या फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद में निषेचन से ठीक पहले क्या होता है कि द्वितीयक परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री सेकंड होता है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये घटना किसमें संपन्न होती है, oogenesis के अंदर संपन्न होती है। अब देखिएगा अगला जो है कि इसके अंदर दोनों परिपक्वन विभाजन समान होते हैं, दोनों परिपक्वन विभाजन समान होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों परिपक्वन विभाजन क्या होते हैं, असमान होते हैं। दोनों परिपक्वन विभाजन असमान होते हैं। ये भी आपको पता है कि अर्धसूत्री फर्स्ट में हमने यहाँ देखा था कि जब
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर विभाजन होगा अर्धसूत्री फर्स्ट, तो जिससे क्या बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब अर्धसूत्री सेकेंड होता है तो स्पर्मेटिड्स बनते हैं। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कोशिका बन रही है सेकेंडरी oocyte और जो पोलर बॉडी, तो वो बनने का रीज़न क्या है कि एक कोशिका में बड़ी प्राप्त होती है, एक क्या प्राप्त होती है, छोटी प्राप्त होती है। तो उसका मतलब उसमें विभाजन भी क्या हुए, असमान हुए। उसके बाद में क्या होता है कि अर्धसूत्री फर्स्ट से दो कोशिकाएं बनती हैं, एक तो बनता है सेकेंडरी oocyte, एक बनती है अपनी पोलर बॉडी फर्स्ट। अब देखिएगा पोलर बॉडी फर्स्ट के अंदर जो है फिर विभाजन होंगे तो उससे तो दो कोशिकाएं बनती हैं, दोनों आकार में सेम होती है, छोटी होती है, जबकि जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर जब विभाजन होता है तो फिर असमान होता है, जैसे फिर एक कोशिका बड़ी, एक क्या बनती है, छोटी कोशिका को कहते हैं पोलर बॉडी सेकेंड और बड़ी कोशिका को कहते हैं ओवा। तो इसका मतलब दोनों परिपक्व में विभाजन समान होते हैं, इसलिए सारी कोशिकाएं सेम आकृति की बनती है, जबकि वहाँ पर क्या दोनों परिपक्व में विभाजन असमान होता है, जिस कारण दोनों कोशिकाएं जो है असमान आकृति की बनती है। तो यूँ कह सकते हैं, अर्थात दोनों परिपक्व विभाजन से समान आकार की कोशिकाएं बनती हैं, समान आकार की कोशिकाएं बनती हैं जबकि यहाँ पर क्या होगा, अर्थात असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं, असमान आकार की कोशिकाएं बनती हैं। जिसमें अपने को बताने की जरूरत नहीं, छोटी कोशिकाएं क्या कहलाती है, पोलर बॉडी कहलाती है। अब देखिएगा कि यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यहाँ पर क्या बनते हैं कि चार जो क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड सेल्स बनती है। और यहाँ पर क्या होता है, इस अवस्था में चार समान आकार की स्पर्मेटिड सेल बनती है, सेल्स बनती है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तीन पोलर बॉडी व एक ओवा बनता है। क्या बनता है, ओवा बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस की घटना होती है, यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं होती है, ऐसी कोई घटना नहीं होती है। स्पर्मियोजेनेसिस में हमने क्या देखा था कि जो बनी हुई शुक्राणुपूर्वी कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, अपने आकार आकृति को चेंज करके किसमें चेंज हो जाती है, स्पर्म में चेंज होती है। जो कि स्पर्मेटिड होती है गोलाकार एचल कोशिकाएं होती है, जबकि जो स्पर्म होते हैं लंबी बेलनाकार क्या होती है, संरचनाएं होती है। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस की घटना यहाँ होती है, यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं होती। यहाँ पर जो या तो सेकेंडरी oocyte बनेगी या सीधे क्या बनते हैं, ओवा बनते हैं। इसमें यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं होती है। यहाँ पर जो बने हुए गैमेट्स यानी शुक्राणु, गैमेट्स बेलनाकार व पूंछ युक्त गतिशील संरचनाएं होती हैं, गतिशील संरचनाएं होती हैं। जबकि यहाँ क्या होगा, यहाँ बने ओवा गोलाकार अगतिशील संरचना होती है। क्या होती है, अगतिशील संरचना होती है। कौन से, ओवा। तो इस प्रकार देखिएगा ये स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या है, मेनली जो डिफरेंसेस है जो अपने देख चुके हैं, क्योंकि हमने जो अभी तक इसमें देखा था परिभाषा में वही यहाँ पर अपने भी देख पा रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या क्या अंतर है।
अब देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर क्या होता है कि कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ क्या होती है, समानताएं भी होती है। उन समानताओं की यदि हम बात करें तो वो समानताएं क्या क्या होती है वो थोड़ा सा अपने बता देते हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सिमिलरिटीज बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। डिफरेंस अपने देख लिया, अब क्या देख रहे हैं इसकी सिमिलरिटीज। सिमिलरिटी की यदि हम बात करें तो समानताएं भी बहुत है। अब देखिएगा सबसे पहली बात, इसमें 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था व परिपक्वन प्रावस्था पाई जाती है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी ये तीनों प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं, उपस्थित होती है। ये सही बात है, तीनों प्रावस्थाएं इसमें पाई जाती है। और तीनों प्रावस्थाएं जो होती हैं, जो पहले गुणन के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, वृद्धि में क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है, परिपक्व में अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री क्या होता है, सेकंड विभाजन संपन्न होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि गुणन प्रावस्था जो होती है, इसमें एपिथेलियम की प्रारंभिक जननी कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजन होकर के किसका निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनिया का। जबकि वहाँ पर भी क्या होता है, oogonia बनती है। यहाँ पर गुणन प्रावस्था में जर्मिनल एपिथेलियम बार बार विभाजित होकर 2n सेल्स स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम विभाजित होकर 2n सेल्स oogonia बनाती है। अब स्पर्मेटोगोनिया को शुक्राणु मात्र कोशिका कहा जाता है, oogonia को अंडाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। अब देखिएगा कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तीसरी अवस्था में वृद्धि प्रावस्था में 2n सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, और यहाँ पर क्या है, सेल का नाम चेंज हो जाएगा, प्रोसेस हुई है। यहाँ पर 2n सेल प्राइमरी oocyte का निर्माण होता है, इसका प्राइमरी oocyte का निर्माण। अब देखिएगा यहाँ भी ग्रोथ सेल में ग्रोथ स्टेज के अंदर कोई विभाजन नहीं हो रहा, तो प्राइमरी oocyte बन रही है, और वहाँ पर भी ग्रोथ स्टेज में कोई विभाजन नहीं हो रहा, तो किसका, प्राइमरी oocyte, यानी यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रही है, वहाँ प्राइमरी oocyte बनती है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, परिपक्वन प्रावस्था में 2 परिपक्व विभाजन होते हैं। परिपक्वन प्रावस्था में 2 परिपक्व यानी अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होते हैं, 2 परिपक्व विभाजन होते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यहाँ पर भी 2 परिपक्व विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होते हैं, दोनों ही प्रावस्थाओं के अंदर। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो
प्रथम परिपक्व विभाजन होता है, जिससे क्या होता है कि अर्धसूत्री फर्स्ट बीज जिसको हम कहते हैं, और फिर बाद में क्या बनती हैं प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम परिपक्व विभाजन होगा यहाँ पर किसके अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, तो क्या बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्र सेकेंड होगा तो क्या बनती है, स्पर्मेटिड बनती है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब प्राइमरी oocyte के अंदर अर्धसूत्री फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी oocyte बनती है, और सेकेंडरी oocyte से फिर क्या बनता है, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होकर के ओवा बनता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो इन दोनों के अंदर ये क्या है, साथ साथ में सिमिलरिटीज़ हैं, यानी दोनों ही अवस्थाओं के अंदर क्या हो रहा है कि अपने यूँ कह सकते हैं कि गैमेट्स बनते हैं। तो गैमेट्स में अगर हम देखें अब सिमिलरिटीज़ कुछ कम है और जो डिफरेंसेस है वो कुछ क्या है ज़्यादा। तो ये आज अपना टॉपिक यहीं समाप्त होता है, डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। कल अपने देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग बेसिस ऑन योग या पित्तक के आधार पर अंडों का वर्गीकरण। थैंक यू।